गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। निरक्षीय यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। प्रीवियस क्लासेस में आपको जो है अक्षीय स्थिति आपको बताई थी, आज निरक्षीय स्थिति बता रहे हैं। और ये दोनों जो डेरिवेशंस हैं, दोनों डेरिवेशंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब निरक्षीय स्थिति क्या होती है, परसों भी थोड़ा सा हमने चर्चा करी थी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास इस तरीके से है, ये आपके पास सपोज इस एक्स में आपने जो है किसी प्लेन के हॉरिजॉन्टल आपने जो है इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, और जिस बिंदु पर आप जो है जिस पॉइंट पर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं वो जो दूसरी एक्सिस पर है, यानी कि आपके पास वह एक्सिस पर है, तो इसको हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अक्षीय में क्या था, अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसी एक्सिस में कोई पॉइंट लेकर के हम यहाँ पर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है तो निरक्षीय यानी कि उसकी दूसरी एक्सिस पर जो कि उसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, उस पॉइंट पर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो काफी इजी डेरिवेशन है लेकिन टफ लगती है, तो मैं आपको इजी वाली मेथड से बता रहा हूँ। दो मेथड से इसको सॉल्व करने की है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इजी मेथड से इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगी, अब इलेक्ट्रिक डायपोल नाम आपने सीख लिया होगा। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज से दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, डिस्टेंस 2l। ठीक है, निरक्षीय से एक पॉइंट लेंगे और जो पॉइंट क्या लेंगे इसके मिड पॉइंट से लेंगे, तो इस तरीके से होगा। ये इसको ओ नाम देते हैं, जो ओ क्या है, जो पॉइंट ओ होगा वो जो इसका क्या होगा मिड पॉइंट होगा। और हम कहते हैं निरक्षीय में एक पॉइंट को पी है और इस पॉइंट पी पर आपको जो इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो बात वही आ गई। तो इसकी हम जो दूरी हमेशा हमें क्या पता था, जो दूरी हमेशा हम कहाँ से लेते हैं मिड पॉइंट से लेते हैं, और ये दूरी हम मान लेते हैं कितनी है आर है। ये दूरी कितनी है आर है आपके पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको ये पता है कि जिस पॉइंट पर हम वेलोसिटी की तीव्रता निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, ऑन दैट पॉइंट वी एज्यूम ए टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये ए टाइप ऑफ इमेजनरी चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास पॉइंट है, इस बिंदु में मुझे जो क्या करना है वेलोसिटी की तीव्रता निकालनी है। तो मेरे पास सिर्फ कंसेप्ट क्या है, बिंदु आवेश किसी बिंदु पर वेलोसिटी की तीव्रता। तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर निकालना चाहूंगा, तो मैं इससे इसको मिलाऊंगा पहले लाइक दिस वे, और ऐसे इसको मिलाऊंगा इससे इस तरीके से। अब मेरे पास यहाँ पे टेस्ट चार्ज है आपका Q नॉट, इस पॉइंट पर ये माइनस है, तो माइनस के कारण जो ये तीव्रता होगी, यानी कि ये कहाँ की ओर लगेगा, माइनस अपनी ओर खींचेगा, तो इसमें तीव्रता होगी वो जो इधर की ओर होगी, माइनस अपनी ओर खींचेगा इसको। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ये। अब प्लस है, प्लस प्लस क्या करेगा रिपेल करेगा, तो इससे इंटेंसिटी कहाँ की ओर होगी, इधर की ओर जाएगी। इसको आप जो है EB बोल देंगे। इतनी चीज क्लियर होगी। अब आपको जो है, अब हम ये मान लेते हैं कि माना ये जो इसके साथ एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या है थीटा, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको पता है निरक्षीय स्थिति है तो ये 90 बनेगा। हम इस पॉइंट पर जो है इस बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस में। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये आपके पास एक रेखा है, तो अगर ये कोण थीटा है, ये कोण भी क्या होगा थीटा होगा। और अगर ये कोण मेरे पास थीटा है, ये वाला कोण मेरे पास कितना बन जाएगा थीटा बन जाएगा। ये सब आपने पढ़ रखा होगा। इट मीन कि टोटल जो कोण मेरे पास बनेगा वो कितना बनेगा 2 थीटा बन जाएगा। समझ में आ रही बात है।
कितना बन जाएगा ये 2 थीटा। ठीक है, अब इसकी जो नेट इंटेंसिटी होगी, नेट इंटेंसिटी इस तरह से इधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, जो भी निकलेगा आपको कितना निकलता है उसको हम चेक कर लेंगे अभी। ये हमारे पास जैसा डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या चाहिए, इस बिंदु आकर इस बिंदु पर हम थीटा निकाल रहे हैं, उसको हम ई कह रहे हैं, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए मुझे, और इस बिंदु का इस में निकाल रहे तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, और ये दो डिस्टेंस जितनी आपके पास पी होगी, पी डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर होगी, पीबी के बराबर होगी, और वो डिस्टेंस आपको कितनी होगी, ये मिड पॉइंट है तो ये आपके पास एल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से आपके पास एल हो जाएगा, ये आपके पास आर है तो ये आपके पास, इसमें आप लगा लोगे हाइपो का स्क्वायर टू बेस का स्क्वायर एल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम हियर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो द वैल्यू ऑफ ये कितनी हो जाएगी आपके पास, अब लिख लेंगे, आप लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, माना ए बी एक वैल्यू दे दो है जिसके ए से माइनस की और बी से प्लस की आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2l है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें वैसे की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर आप जो है आएंगे समकोण त्रिभुज, इसमें ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, और जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस जो ये भी होगी, ये कोण थीटा तो ये कोण, तो यानी कि इस हिसाब से हमारे पास जो ई और ई बी के बीच जो कोण निकल जाएगा कितना मिल जाएगा, वो जो है हमें 2 थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब 11th क्लास में आपने जो है वेक्टर की पैरेललोग्राम लॉ आपने पढ़ रखा है, ट्रायंगल लॉ भी आपने पढ़ रखा है, तो पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से हम जो है यहाँ पर नेट इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा होगा, सपोज आपको वहाँ पर फोर्स निकालना हो तो आप क्या करते हैं, एफ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। यही फॉर्मूला हम कुछ इंटेंसिटी के केस में यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम ए की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, मैंने ई इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन r स्क्वायर पढ़ा हुआ है, तो ए कितना मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, q के प्लेस पे q ही रहेगा, अपॉन जब हम ए की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बस q अपॉन r के लिए कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और बाहर से इसका स्क्वायर। डायरेक्शन की बात आएगी तो डायरेक्शन कौन सी है आपके पास, आप इसको रखेंगे पी ए दिशा, पी ए दिशा में। ठीक है, इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ओनली कितना मिलेगा हमें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट, तथा आप ई वी निकाल लो, फिर द वैल्यू ऑफ ई वी इक्वल टू व्हाट, सेम करेंगे, सेम आपके पास सब चीज़ें, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन, डिस्टेंस सेम है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हमारे पास बी पी दिशा में। कितना कर लिया, दो चीज समझ में आ गई। अब ये एक तीव्रता है, दूसरी तीव्रता है, और इन दोनों के बीच में कोई एंगल है, तो उस केस में हम जो नेट इंटेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी उसको हम फाइंड करेंगे। अतः जो दोनों की नेट इंटेंसिटी होगी वो इधर की ओर होगी बिल्कुल। ठीक है, तो यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E हो तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप, E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos ऑफ थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए E1 की जगह हम EA लिखेंगे, इसकी जगह हम EB लिखेंगे, प्लस 2 EA EB into cos, what is the value of theta, it is 2 theta। ठीक है,
हरी बात समझ में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपने जो है ए की वैल्यू लिख ली है, तो थोड़ी देर के लिए जो ऐसे लिख लेते हैं, ए लिखेंगे हम 1/4π0k इट्स होल स्क्वायर इंटू q² प्लस एल स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर, प्लस ए बी के प्लेस में ये आएगा 1/4π0k इट्स होल स्क्वायर इंटू q² प्लस एल स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर, पूरा रूट है +2 E1, देखो ए और ई बी, तो ये रहा, ई बी ये रहा, तो 1/4π0k उसमें भी आएगा और 1/4π0k उसमें भी आएगा, तो ये आपका बन जाएगा लीली 2 ये रहा आपके पास मल्टीप्लाई में, और 1/4π0k इट्स होल स्क्वायर इंटू इसका भी क्यू इसका भी क्यू² बन जाएगा अपॉन r² इंटू r², तो यहाँ पे बन जाएगा r² प्लस l² का होल स्क्वायर इंटू cos 2θ। ये आपके पास ऐसा आ जाएगा, ए की वैल्यू रखी, ई बी की वैल्यू रखी और ये आपके वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से, अब इधर से आपके पास आ जाएगा ये, तो सब में देखिए 1/4π0 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो रूट से बाहर आने पर ये आपका बन जाएगा 1/4π0k, q² सब में है तो बाहर आने पर क्यों बनेगा, r² प्लस l² का होल स्क्वायर सब में है तो ओनली ये r² प्लस l² बन जाएगा। बात आई रूट के अंदर कितनी वैल्यू है, इसके प्लेस पे 1 बच गया, इसके प्लेस पे भी 1 बच गया, +2 ओनली यहाँ बचा आपके पास cos 2θ। समझ में आई बात है, 2 cos 2θ, ठीक है। इसको अब देख लेते हैं, तो जाएगा 1/4π0k q/r² प्लस l² इंटू 1 + 1 2 +2 cos 2θ। एक लाइन और लिख लेता हूँ, 1/4π0k q/r² प्लस l² √2 कॉमन लेता हूँ और जाएगा 1 + cos 2θ। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos 2θ आपने पढ़ा है 2 cos² θ -1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसको यहाँ पर अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो हमें जो ई मिलेगी, ई की वैल्यू मिलेगी 1/4π0k q/r² प्लस l² इंटू 2 इंटू 1 प्लस, इसे लिखूंगा मैं 2 cos² θ -1, ठीक है। अब देखिए आप आगे, ये हो गया, तो अब कितना मिला है 1/4π0k, ये कैलकुलेशन आपकी अपनी है, आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस आप ये देखिए कि हो क्या रहा है। तो 1 से 1 चला जाएगा, ये 2 आपके पास ऐसा कुछ हो जाएगा, ये 4 cos² θ, रूट से बाहर निकाल लेते हैं सब, तो आपको मिल जाएगा 1/4π0k q/r² प्लस l² इंटू 2 cos θ। अब यहाँ पर आपको cos का मान रख देना है, तो आप चाहे इस वाले ट्रायंगल से आओ चाहे इस वाले ट्रायंगल से आओ, आप cos का मान निकाल लो। तो यहाँ से cos क्या मिलेगा आपको, cos आपको मिलेगा आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, आधार l है, कर्ण आपको ही मिलेगा, तो इसकी वजह आपको मिल जाएगी l/, ठीक है, √r² प्लस, ठीक है। तो आपको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1/4π0k 2q अपॉन ये आपके पास r² प्लस l² आया,
और ये आपके पास आ गया है L अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं इन दोनों को इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर को। तो आप देखिए ये ई इक्वल टू आपके पास आया 1/4π/0 k 2ql को हम एक साथ लिख लेते हैं अपॉन इसको देखिए ये इसकी पावर में 1/2 आ जाएगा और 1/2 इंटू इसकी पावर में 1 हुआ तो ये आपका बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। किसी और डाउट है कि ये कैसे आ रहा है तो यहाँ पर इसको आप ऐसे देख लीजिएगा। सपोज कुछ यहाँ पर x है और इंटू हमारे पास रूट x है। ठीक है, दोनों को साथ लिखना है तो यहाँ पर इसकी पावर 1 हुई, इनकी x की पावर 1 इंटू ये हुआ x की पावर हाफ। तो गुणा करने में घातांक जुड़ जाती हैं, x की पावर 1 प्लस 1/2 तो जाता है x की पावर 3/2। वही कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। अब हम जानते हैं कि 2ql इक्वल टू क्या होता है, 2ql इक्वल टू p होता है तो जाएगा 1/4π/0 k p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब वही काम हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, बिकॉज आर ग्रेटर देन एल देयरफॉर आर स्क्वायर मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर विच इम्प्लाइज एल स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 0, या हम बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर टेंड्स टू 0। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस क्या रख देंगे, 0 रख देंगे तो ई स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें 1/4π/0 k p अपॉन ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर की पावर 3/2 कैंसिल आउट तो आपको ई स्क्वायर तो मिल जाएगा 1/4π/0 k p अपॉन आर। तो ये आपके पास यहाँ पर फाइनल रिजल्ट हो गया कि जो निरक्षीय स्थिति होती है, निरक्षीय स्थिति में जो वैल्यूज की तीव्रता होती है वो कितनी होती है 1/4π/0 k p अपॉन r। अब बात ये आती है कि जो निरक्षीय स्थिति में वैल्यूज की तीव्रता होती है उसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होती है, तो उसकी डायरेक्शन होती है वह जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन की जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अक्षीय स्थिति में क्या था, अक्षीय स्थिति में ये था कि जो हमारे पास डायपोल मोमेंट की जो हमारे पास डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होती है। लेकिन जब इक्वेटोरियल की कंडीशन आती है तो इन कंडीशन ऑफ इक्वेटोरियल द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है कि जो हमारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल है इन दोनों की इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों की इंटेंसिटी में एक छोटा सा रिलेशन है और लेकिन रिलेशन बड़े काम का है। और आप ये बता सकता है कि आखिर जो है किस केस में हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो जो है कम या ज्यादा होती है। और इस फॉर्मूले का यूज भी अपनी जगह पर है, इस वाले फॉर्मूले का यूज। तो कब इसका यूज होगा ये भी आपके दिमाग पे होना चाहिए। मैंने आपको पहले क्लास में क्लियर किया था। अगर आपके पास जो एल की वैल्यू है वह जो है आर की कंपेरिजन में जो है ज्यादा छोटी नहीं है तो उस केस में आप जो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर काफी छोटी है तो उस केस में आप जो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपने इन एक्सियल कंडीशन में आपने क्या पढ़ा था, ई एक्सियल आपने पढ़ा था कि 1/4π/0 k 2p अपॉन आर क्यूब। और अब जब ई इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो इस केस में आपने पढ़ लिया 1/4π/0 k p अपॉन आर क्यूब। तो आप सिंपली देख रहे हैं, क्या देखेंगे आप यहाँ पर को ई एक्सियल क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 1/4π/0 k p अपॉन आर क्यूब। और ये क्या आपके पास इक्वेटोरियल कंडीशन आई है तो ई एक्सियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। मीन्स एक्सियल कंडीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इक्वेटोरियल क्या होती है 2 टाइम्स होती है। इट मीन हम ये कह सकते हैं कि जो ई एक्सियल होती है ग्रेटर देन ई इक्वेटोरियल। तो किसी ने पूछ लिया कि इन दोनों में कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो आप बोलेंगे कि एक्सियल कंडीशन जो वैक्यूम की तीव्रता होती है
वह जो इक्वेटोरियल कंडीशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। कितने टाइम ज़्यादा होती है? 2 टाइम। तो इसमें अगर न्यूमेरिकल आपके पास आता है कि इक्वेटोरियल में इतनी है तो एक्सियल में कितनी होगी, या एक्सियल में इतनी इक्वेटोरियल में कितनी होगी, तो ये आपको जो है ये चीज़ यहाँ से आ जानी चाहिए। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी और ये चीज़ यहाँ से होगी। ठीक है, अब हम जो है बल आग बढ़ने की बात करते हैं। ठीक है, अब अगली चीज हमारे पास है एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत बल लगने वाला बल। ठीक है, तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर एक बात हमारे पास आ गई कि एक समान वैद्युत, एक यूनिफॉर्म होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। और जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, तो जो हमारे पास जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम शो करते हैं लाइक दिस वे। इस तरीके से हम जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं। ये हमारे पास एक जो है एक समान कहें या इसको समरूप कहें, बात एक ही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरो साइन शो करता है कि इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है और इसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया कि क्या है, ई है। ठीक है, तो प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर ही होती है, और माइनस के कारण क्या होती है, उसकी अपोजिट होती है। ठीक है, अब इसमें जो है हमने एक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया कुछ इस तरीके से। सपोज ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इस तरह से जो है रखा गया है। इसको माइनस क्यू बोल दो, इसको प्लस क्यू बोल दो, और इसके बीच डिस्टेंस है कितनी जाएगी, 12। ये ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं। हम कहते हैं कि यह जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन से सपोज थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इट विल बी एक्ट एज फोर्स। अब बैचलर फोर्स फील करेगा और वह जो फोर्स होगा प्लस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा इधर की ओर लगेगा और कितना लगेगा, एफ बराबर क्या पढ़ा है आपने, एफ बराबर आपने क्यू ही पढ़ा है। ये फोर्स कितना होगा, क्यू ही होगा। अब माइनस का क्या होगा, माइनस का जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन फॉलो करेगी, फोर्स यहाँ की ओर रहेगा, और ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स भी क्यू ही होगा मैग्नीट्यूड में। अब क्या होगा, अब इस पर जो लगने जो नेट फोर्स हो जाएगा, इस पॉइंट पर माइनस प्लस क्यू लग रहा है, इस पर माइनस क्यू लग रहा है, तो नेट फोर्स निकाले, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो कुल बल कितना, बल में टोटल कुल बल में आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर बल में 0 हो गया तो अब क्या होगा, अब यह जो है अपने किसी एक्सिस पर क्या करेगा, ये जो है रोटेट कर इस तरीके से सिर्फ घूर्णन करेगा। तो वो घूर्णन कितना होता है वो हमें निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, हमने ये बोला कि माना वो घूर्णन कितना है, टाउ है। तो घूर्णन के लिए क्या कंडीशन होती है, घूर्णन के लिए हमें जो है बल युग्म की जरूरत होती है। ठीक है, और बल युग्म की जरूरत होती है यानी कि 2 हमें बल चाहिए और जो नेट फोर्स है वह जो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तभी बलागुण कार्य करेगा, वरना तब तक बलागुण कार्य नहीं करेगा, यानी कि टॉर्क जो है तब तक कार्य नहीं होगा। अब टॉर्क इक्वल क्या होता है, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक हो जाएगा। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट से जो है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वे, और हम जो है इस डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। इसी को से फाइंड हो जाएगी, ये थीटा है और ये हमारे पास 12 दिया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90, तो इसके हाइपो ये बेस। ठीक है, और ये एल्टीट्यूड हमें निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, इस ट्रायंगल में आ जाएंगे हम, ए बी इसको सी बोल दो, तो आप लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी क्या रहेगा आपके पास, साइन एल्टीट्यूड क्या होता है आपके पास, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपो। ठीक है,
सो साइन थीटा के प्लेस पे थीटा ही है इक्वल टू, ये हमें निकालना है BC, और ये आपके पास कितनी है 12 है, देयरफॉर BC इक्वल टू क्या है आपके पास 12 साइन थीटा। ठीक है, अब रही बात फोर्स की, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है QE है इनटू यार कितना आ गया 2L साइन थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2QL एक साथ लिख लेते हैं और E साइन थीटा हम जो है एक साथ लिख लेते हैं। थीटा क्या है, थीटा जो है जो द्विध्रुव की है, द्विध्रुव की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर रहा है, पोजीशन बता रहा है कि हमने जो है जो डायपोल को रखा है वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितने एंगल पर रखा हुआ है और इससे इसके टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अभी हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू 2QL क्या होता है, P होता है PE साइन ऑफ थीटा। तो साइन लग गया है तो हमारा क्या हो जाएगा टाउ इक्वल, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, टाउ इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास वेक्टर P क्रॉस वेक्टर। इट मीन जो टॉर्क है, टॉर्क है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है टॉर्क है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर कंडीशंस होती हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, मिनिमम टॉर्क कितना होता है। ठीक है, तो मिनिमम टॉर्क कितना होता है आपके पास, जो मिनिमम टॉर्क होगा फॉर मिनिमम टॉर्क थीटा इक्वल टू कितना लेंगे हम 0 लेंगे। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन टाउ इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है हमारे पास, मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास होता है कितना होता है हमारे पास टाउ मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे थीटा इक्वल कितना पुट करेंगे 90 पुट करेंगे, तो यहाँ रख दिया तो टाउ इक्वल कितना मिलेगा हमें P मिलेगा। तो टाउ इक्वल टू P क्या होता है हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क होगा और टाउ इक्वल 0 क्या होगा हमारे पास मिनिमम टॉर्क होगा। अब बात आती है कि इसकी यूनिट कितनी होगी। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं तो सिंपली हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि टाउ की यूनिट होती है क्या होती है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस है, इसको अप्लाई करेंगे यानी कि न्यूटन मीटर, क्या होगी न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर अगर इसकी यूनिट होगी तो इसकी डायमेंशन वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर डायमेंशन फॉर्मूला मानते हैं, इसका कितना हो जाएगा वो न्यूटन ml t-2 और मीटर है तो L आ जाएगा। तो टोटल अगर हम टाउ की डायमेंशन वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी निकलेगी ml2 t-2। तो ये सारी चीजें आप जो ध्यान रखेगा, तो इस सिंपल तरीके से हम जो है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है तो उससे कितना टॉर्क जो क्रिएट होगा, तो इतना टॉर्क इसमें क्या होगा जनरेट होगा। और टॉर्क क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, मिनिमम टॉर्क कितना होता है 0 होता है, मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है हमारे पास PE होता है। P क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे 2QL से, और E क्या होगा जो हमने इंटेंसिटी अप्लाई कर रखी है। ठीक है, वो हमारे पास जो है E निकलेगी। ठीक है, तो इट्स इनफ फॉर टुडे, तो कल फिर नए टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। ठीक है, ओके।